सो दूसरा स्टेटमेंट है सम ए आर बी। देखो हमने फर्स्ट वाला स्टेटमेंट समझ लिया है ऑल ए आर बी प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो में नहीं देखा है तो वो एक बार ज़रूर से देख लें। और ये है सम ए आर बी। अब सम ए आर बी का मतलब स्टेटमेंट इटसेल्फ कह रहा है कि ए का कुछ पोर्शन बी में है। अब स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, ए का कुछ पोर्शन बी में है इतना ही बोला है, बी के पोर्शन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, सिर्फ इतनी मिली है कि ए का कुछ पोर्शन बी में रहेगा। यानी हम इसका रेगुलर डायग्राम कैसे बनाएंगे, रेगुलर डायग्राम यहाँ पे ए रखेंगे और ए के कुछ पोर्शन को ओवरलैप करेंगे बी से, सही ना। तो ये कॉमन पोर्शन हुआ वो सम ए आर बी, ठीक है, ओके। अब इस पर कंक्लूजन जज किया जाए, जैसे कि अगर कोई पूछ ले, देखो सिलोजिज्म में सिंपल सा रूल होता है, स्टेटमेंट बोले उतना सही है, उससे जो बनता है वो सही है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा बातें होती है उसके बारे में आपको जज नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं मान लेना है कि ए का बाकी का पोर्शन बाहर रहेगा या फिर बी का बाकी का पोर्शन बाहर रहेगा, हमें उसका आइडिया नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ए का थोड़ा पोर्शन बी के अंदर रहेगा, ए का बाकी का पोर्शन या फिर बी का बाकी का पोर्शन कहाँ रहेगा वो हमें आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेटमेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, स्टेटमेंट ने ये नहीं बोला है कि ए का कुछ भी हिस्सा बी में नहीं है। सो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। सो अगर मैं कंक्लूजन पूछता हूँ इस स्टेटमेंट के बेस्ड ऑन सम ए आर बी, तो कंक्लूजन पूछता हूँ ऑल ए आर बी। सो काफ़ी लोग इसको फॉल्स करेंगे कि ये डेफिनेटली फॉल्स है। देखो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। पहली बात, ये कंक्लूजन डाउट में रहता है क्योंकि हमें स्टेटमेंट ने इतना ही बोला है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, हमें ए के बाकी के हिस्से के बारे में आइडिया नहीं है कि वो बी में है या नहीं है। क्या पता वो बी में हो भी सकता है या फिर बी में नहीं भी हो सकता है। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा पॉसिबिलिटी डायग्राम से। पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या कहता है? अगर मान लो कि ए पूरा का पूरा बी के अंदर हो, तब भी स्टेटमेंट तो सही रहेगा ना कि ए का कुछ पोर्शन बी के अंदर है। मान लो ए का इतना पोर्शन बी के अंदर है। अगर मान लो पॉसिबिलिटी डायग्राम हम ऐसा बनाते हैं कि पूरा का पूरा बी ए के अंदर है, तब भी स्टेटमेंट तो हमारा वेरीफाई हो रहा है, सम ए आर बी इसमें भी वेरीफाई हो रहा है। और अगर मान ले कि ए और बी की प्रॉपर्टी सेम है, तब भी हमारा सम ए आर बी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी डायग्राम ये कहता है कि ऑल ए आर बी हो सकता है इस वाले केस के अनुसार, इस वाले केस के अनुसार नहीं हो सकता, इस वाले केस के अनुसार हो सकता है और इस वाले केस के अनुसार नहीं हो सकता। सो अल्टीमेटली हमें नहीं पता है कि डेटा कितना वेरीफाइड हमें दिया है। सो हम इसको डाउट में रखेंगे और डाउट वाला हम फॉलो तो नहीं करेंगे, जस्ट डाउट इसलिए रखना है ताकि हमें जब भी आइदर और केस के लिए जाना पड़े तो वो हम जज कर पाए। समझ रहे हो? अगर किसी को सेट से समझना है, देखो सम ए आर बी ऐसा कह रहा है कि अगर ए में 1 2 3 है तो बी में 2 3 4 है, ठीक है। सो 1 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा और 4 यहाँ पे रहेगा। सो 2 3 कॉमन हुआ तो ए का सम पोर्शन बी का भी वही सम पोर्शन है। ओके ओके। बट अगर मैं बोलूँ ए जो है वो 1 2 है और बी जो है वो 1 2 3 है, तब भी ये सही है कि ए 1 2 है और ये 3 है, बी में पूरा आ गया 1 2 3 और ए में 1 2, तो ए का सम पोर्शन यानी 2 बी में है। अल्टीमेटली स्टेटमेंट जस्टिफाई है। अगर इसका उल्टा कर दूं कि बी में 1 2 है और ए में 1 2 3 है, सो इसका उल्टा भी हो गया और सम ए का हिस्सा, सम ए मतलब 1 2 बी में है, सो यानी वो सही है। अगर मैं मान लेता हूँ ए और बी इक्वल है 1 2 3, सो तब भी सम ए आर बी जस्टिफाई होता है। सो अल्टीमेटली हमें इतना याद रखना है, स्टेटमेंट जितना बोले उतना सही, स्टेटमेंट का आगे का पीछे का हमें आइडिया नहीं है। जितना लॉजिकली डिडक्ट होता है उतना ही सही मानना है। जैसे कि अगर मैं इसका उल्टा पूछूं ऑल बी आर ए, तब भी वो डाउट में ही रहेगा क्योंकि ऑल बी आर ए भी यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा।
यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा। सो हमें अल्टीमेटली आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास फर्दर डेटा डिटेल में नहीं है। ये डेटा तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है, बाकी डेटा दिया नहीं जाता, यहाँ पे स्टेटमेंट की ही उलझन होती है। समझ में आई बात? ओके, अब बात करते हैं सम ए आर बी। हमें स्टेटमेंट दिया है, हम पूछ रहे हैं सम बी आर ए। सो ये कंक्लूजन कंप्लीटली ट्रू होगा। क्यों? ए का कुछ हिस्सा अगर बी में जा रहा है तो बी का वही हिस्सा ए में भी तो आ रहा है। ये हैंडशेक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं सो इनडायरेक्टली आप भी मुझसे हाथ मिला रहे हैं। फिर ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सर मैं तो हाथ नहीं मिला रहा था, सर आप ही अकेले हाथ मिला रहे थे। समझ रहे हो? सो सम ए आर बी तभी ट्रू होगा कि वो हिस्सा ए में भी होगा बी में भी होगा, तो बी का भी उतना हिस्सा उसी में है और ए का भी उतना हिस्सा उसी में है। सो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन ट्रू आएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन अगर मैं पूछूं सम ए आर नॉट बी, अगर ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है ऐसा मैं पूछूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर सही है। नहीं, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट ने इतना क्लैरिफिकेशन दिया है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, नहीं है के बारे में स्टेटमेंट ने अटर ही नहीं किया है, कुछ बोला ही नहीं है। और जिसके बारे में बोला नहीं गया है उसको हमें डाउट में ही रखना है। सम ए आर नॉट बी में हमें नहीं पता, हमें तो इतना ही पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, हमें ये नहीं पता कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। इस डायग्राम से काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर ये हिस्सा तो ए के बाहर ही है, तो अल्टीमेटली ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। बट पॉसिबिलिटी डायग्राम में क्या हो रहा है, ए पूरा का पूरा बी के अंदर जा सकता है या फिर ए और बी इक्वल हो सकते हैं, तो उस केस में ए का कुछ भी हिस्सा बाहर नहीं आएगा, तो हम इसके लिए डाउटफुल ही रहेंगे, ना ही इसको फॉलो करेंगे ना ही इसको अनफॉलो करेंगे। समझ में आई बात? स्टेटमेंट इतना ही बोल रहा है कि सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है, नहीं है के बारे में स्टेटमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं समझना है कि सम ए बी में है मतलब बाकी के ए बी में नहीं है। ध्यान रहे, स्टेटमेंट बोले उतना ही सही है, उसके आगे का आपको नहीं पता है। समझे? अगर मैं इसका उल्टा कंक्लूजन पूछ लूँ सम बी आर नॉट ए, तो अगेन कंक्लूजन डाउट में ही रहेगा, क्योंकि बी के भी बाकी के हिस्से के बारे में हमें आइडिया नहीं है। बी का बाकी का हिस्सा ए के पूरे अंदर हो सकता है या ए के जितना भी हो सकता है, तब कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और अगर बी बड़ा हो तो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है, तो हमें इसका डाउटफुल रहना पड़ेगा। अगर मैं कंक्लूजन पूछूं नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो नो ए आर बी क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए का कोई भी सदस्य बी के कोई भी सदस्य से मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो दोनों के बीच में कोई कॉमननेस होनी ही नहीं चाहिए। यानी ये कंक्लूजन 100% रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट खुद कह रहा है कि ए का थोड़ा हिस्सा तो बी में जाएगा, और अगर ए का थोड़ा हिस्सा बी में जाएगा तो बी का भी थोड़ा हिस्सा ए में आएगा। सो अगर कंक्लूजन इसका उल्टा नो बी आर ए बी होता है, तब भी आपका कंक्लूजन ये फॉल्स स्टेट में ही रहेगा। समझे आप? मुझे उम्मीद है आप ये स्टेटमेंट समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बेस्ड ऑन हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अगर हमें स्टेटमेंट मिलता है सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। ठीक है, ये हमारे स्टेटमेंट है, हमें ये सही मानने हैं। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए का कुछ हिस्सा बी में है, बी का कुछ हिस्सा सी में है, सी का कुछ हिस्सा डी में है। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन सम ए आर सी। अब देखो यहाँ पे ए का हिस्सा यहाँ पे है, सी का हिस्सा यहाँ पे है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिखता। सो हम इसके बारे में कोई आंसर नहीं करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है, जितना स्टेटमेंट ने बोला उतना सही। जिसके बीच में हमें रिलेशन नहीं दिखता हम उसको डाउट में रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम उसको जज क्यों करें। सम ए आर सी, ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम इसको डाउट में रख रहे हैं। अब डाउट में क्यों रख रहे हैं? देखो,
सम ए आर बी में हमने क्या बोला था कि पॉसिबिलिटी डायग्राम में ऐसा हो सकता है कि ए और बी की वैल्यू इक्वल हो, तब भी ये स्टेटमेंट तो वैलिड ही रहेगा। अगर मान लो कि ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाती है, यानी ऐसी ए और बी, और फिर सी यहाँ पे आएगा और फिर डी यहाँ पे आएगा, सो ये पॉसिबिलिटी डायग्राम में तो ये कॉमन मिल गया, यानी सम ए आर सी ट्रू हो जाएगा। बट ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है, पॉसिबिलिटी को हमें आंसर आउट नहीं करना है और ना ही डायरेक्टली ये सोचना भी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जस्ट कंसिडर करनी है कि आइदर और केस या फिर पॉसिबिलिटी पूछिए तब हम उसको आंसर कर सकें। बाकी हमें रेगुलर डायग्राम पे ही जजमेंट देना है। सो सम ए आर सी के बारे में हमें आइडिया नहीं है तो हम इसको डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं करेंगे, डेफिनेटली ट्रू भी नहीं करेंगे। अब ए का सी से पूछे या फिर सी का ए से पूछे, बात तो एक ही आएगी, या फिर ए का डी से पूछे या फिर डी का ए से पूछे, बात तो वही आएगी। समझ रहे हो कि सम ए आर सी, सम, देखो डी का अलग ही लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ए का डी से पूछे या फिर डी का ए से पूछे, सम वाले केस में वो डाउट ही रहेगा। अगर मैं बी का डी के साथ पूछूं या फिर डी का बी के साथ पूछूं तो भी वो डाउट में ही रहेगा, क्योंकि बी और डी के बीच में भी डायरेक्ट कोई रिलेशन दिख नहीं रहा और ए और सी के बीच में भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, ए और डी के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। समझ रहे हो? और जिनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता उनके सारे कंक्लूजन डाउट में रहते हैं। डाउट यानी हमें उसका आंसर नहीं पता। मतलब अगर मैं पूछूं कि ऑल ए आर सी, तब भी ये कंक्लूजन डाउट में ही रहेगा। अगर मैं इसका उल्टा ऑल सी आर ए पूछूं तब भी ये कंक्लूजन डाउट में ही रहेगा। अगर मैं पूछता हूँ ऑल ए आर डी, तब भी ये कंक्लूजन डाउट में ही रहता। अगर मैं पूछता हूँ ऑल डी आर ए, तब भी ये कंक्लूजन डाउट में ही रहता। अगर मैं पूछता हूँ ऑल बी आर डी, तब भी ये कंक्लूजन डाउट में ही रहता। अगर मैं पूछता हूँ ऑल डी आर बी, तब भी ये कंक्लूजन डाउट में ही रहता। डाउट में क्यों रहता है? अगर कोई ये पूछे तो ये चीज़ समझ लो, हमें स्टेटमेंट जस्टिफाई करने होते हैं तो पॉसिबिलिटी डायग्राम एक ये भी हो सकता है कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी डायग्राम अगर होगा तो ये सारे कंक्लूजन ट्रू में चले जाएंगे, रेगुलर डायग्राम डाउटफुल रहेगा, गलत हो जाएंगे। तो हमें डेटा नहीं होने की वजह से हम इसको जज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? इसलिए मैं कहता हूँ जिनके बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता हम उसके कंक्लूजन को डाउट में ही रखेंगे। समझ रहे हो? इनडायरेक्ट रिलेशन दिखना चाहिए, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट भी नहीं दिख रहा कि ए का कुछ हिस्सा बी में जा रहा है बट बी का रिमेनिंग हिस्सा के बारे में हमें नहीं पता, तो वो सी में जा रहा है या फिर कॉमन सी में जा रहा है, इसलिए हम उसको डाउट में रखते हैं। समझे? अगर मैं इस केस में सम ए आर नॉट लगा दूं तब भी ये कंक्लूजन डाउट में ही रहेगा, क्योंकि दोनों सर्कल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना होने की वजह से हम उसके कंक्लूजन को डाउट में ही रखेंगे। तो सर सही क्या होगा? सही यहाँ पे एक ही चीज़ होगी, वो होगी उल्टा कंक्लूजन सम डी आर ए, सम सी आर डी, सम डी आर सी, ये कंक्लूजन करेक्ट होंगे। समझ में आई बात? ओके। अब अगर नो का कंक्लूजन मैं पूछूं कि नो ए आर सी, यानी ये ऑल की जगह मैं नो कर देता हूं कि नो ए आर सी, नो सी आर ए, तो हम दोनों सर्कल के बीच में हमें कोई आइडिया नहीं होने की वजह से हम वो कंक्लूजन को डाउट में ही रखेंगे, हम उसको ट्रू मार्क नहीं करेंगे। सम नॉट को भी नहीं, सम को भी नहीं, ऑल को भी नहीं, कुछ को भी नहीं, केवल सम वाला कंक्लूजन ही सम वाले में करेक्ट निकलेगा। समझ रहे हो? और उन दोनों के बीच में ही जिन दोनों को स्टेटमेंट ने बोला है। सो ए का कुछ हिस्सा बी में है तो कंक्लूजन पूछ रहा है बी का कुछ हिस्सा ए में है तो करेक्ट है। अगर बी का कुछ हिस्सा सी में है तो कंक्लूजन पूछ रहा है सी का कुछ हिस्सा बी में है तो करेक्ट है। अगर कंक्लूजन पूछ रहा है सी का कुछ हिस्सा डी का कुछ हिस्सा सी में है तो करेक्ट है। बाकी सारे कंक्लूजन डाउट में जाएंगे। ठीक है? नो ए आर बी या नो बी ए आर ए पूछा तो वो कंक्लूजन फॉल्स में जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में बोला है कि सम तो है ही। उसी प्रकार से नो बी आर सी बोला है और नो सी आर डी अगर हम बोलते हैं तो वो भी फॉल्स में ही जाएगा। उसी प्रकार से नो सी आर डी और नो डी आर सी पूछा जाए तो वो भी फॉल्स ही रहेगा।
समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। तो बढ़ते हैं तीसरे स्टेटमेंट की ओर और वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोनों वीडियोस को रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ लेना। एक बार स्टेटमेंट क्लियर हो जाए आपका काम खत्म हो जाएगा और आप सिलोग के मास्टर बन जाओगे।